नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए मोदी सरकार संसद में आज नया और पहले से कड़ा कानून लाने वाली है, लेकिन विपक्ष की तैयारी कुछ और है। आज फिर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। सड़क पर मोर्चा खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष के हाथ अब विरोध का नया पर्चा लग गया है। पेपर लीक के बाद अब बैलेट गन पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या आज भी संसद विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? क्या मोदी सरकार आज एंटी पेपर लीक बिल लेकर आ पाएगी? और अगर ये बिल टेबल किया जाता है तो क्या विपक्ष इस पर चर्चा के लिए तैयार होगा या फिर विपक्ष की तरफ से हंगामे वाली तस्वीर ही देखने को मिलेगी? बड़ी खबर यह है कि संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल जमकर हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन के विरोध में विपक्षी दल राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली में 20 जुलाई को हंगामे के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सदन के बाहर भी इंडिया ब्लॉक के सांसद सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की, उस पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विपक्ष नारेबाजी कर रहा है संसद परिसर में भी और अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भी विपक्ष का हंगामेदार जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। आक्रामक तेवर विपक्ष के देखने को मिल रहे हैं। पहले यही विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन अब विपक्ष ने अपना गोलपोस्ट बदलकर स्टूडेंट्स पर जो बल प्रयोग हुआ है, बैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा विपक्ष ने उठा दिया है और अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच सरकार की तैयारी ये है कि एंटी पेपर लीक बिल आज सदन में रखा जाए। चर्चा के लिए 8 से 10 घंटे का समय दिया जा सकता है। चर्चा के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और सरकार बार बार ये कह रही है कि इस बिल पर विपक्ष को साथ आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे कड़े प्रावधान हैं जिससे पेपर लीक माफिया जो हैं उनके कमर को तोड़ा जा सके, उनके पूरे तंत्र को तोड़ा जा सके, क्योंकि इसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान सरकार लेकर आ रही है। बड़े और कड़े बदलाव सरकार ने इस कानून में किए हैं। 2024 के मुकाबले 2026 वाला ये जो कानून होगा ये ज्यादा कड़ा होगा। ये सरकार कह रही है कि इस पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के तेवर कुछ और है, विपक्ष का मूड कुछ और है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और देखिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो रही है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आइटम नंबर 2 श्री सुरेश गोपी जी। सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 12 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations, observations. During the question hour, there is no point of order, na? We have to take up question hour. Sir, I allowed you, and we have to take up the question hour, and sir, thank you, Chairman, sir. Sir, all others, please take your seat. Let us, please. Table of the House mentioned against my name at serial number 3. Today's list of business. पंकज सदरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागज आपकी अनुमति से सभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करनवाल जी। आपका अनुमति से उनके सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. और 7 श्री हर्ष मालहोत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय,
मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 8 से कीर्ति आजाद जी। I rise to present a copy each of the 24th, 25th, 26th, 27th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. श्री गजेंद्र सिंह जी, आइटम नंबर 9, गजेंद्र सिंह जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 376th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants pertaining to Ministry of Culture. और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इस Implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Number 13 Shri Jitendra Singh। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का
एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है। बार बार चर्चा के लिए स्पीकर की तरफ से कहा गया, लेकिन जब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन एंटी पेपर लीक बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश कर दिया है। अब इस पे आगे चर्चा होगी। स्पीकर की तरफ से बार बार कहा गया कि विपक्ष को इस पर चर्चा करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा रहा, लगातार हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। नए एंटी पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, ये बार बार स्पीकर की तरफ से कहा गया, और ये कहा गया कि विपक्ष अपने सुझाव लेकर भी सामने आ सकता है, लेकिन तख्तियों और नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब विपक्ष ने स्पीकर की बात नहीं मानी, हंगामा करता रहा, इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि आज जो ये नया बिल रखा गया है लोकसभा के सामने, आखिरकार इस बिल में क्या क्या प्रावधान है, इसे कितना कड़ा कर दिया गया है जिससे पेपर माफियाओं की कमर टूटेगी। अब देखिए, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना और 2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। बड़ी बात ये, 10 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना दोषियों से वसूला जा सकता है। इसके अलावा 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। चूंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज इस मसले पर सुनवाई चलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, 3 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। यानी कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटारा करना होगा जो बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, जिससे पेपर लीक माफियाओं को जेल के अंदर डाला जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। तो इसीलिए 3 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चलेगी। हाई कोर्ट में 30 दिन में अपील करने का समय रखा गया है। 3 महीने में हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, ये तैयारी की गई, यानी कि समय नहीं लगेगा। अमूमन कोर्ट में जाकर केस में समय लग जाता है, तो समय ना लगे इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 2024 से 2026 का ये कानून कैसे अलग है तो समझ लीजिए। पहले 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है। यानी मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल की सजा दोषियों को मिलेगी। इसके अलावा पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर अब सीधा 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी अब छात्रों के भविष्य से जो भी खेलने की कोशिश करेगा या पेपर माफिया अगर पेपर लीक करेंगे तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जांच एजेंसी है, 2024 में सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहले जांच किया करती थी, अब इसके साथ ही साथ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि पेपर माफियाओं को पकड़ा जाए, उनके नेक्सस को तोड़ा जाए। जांच पूरा करने के लिए 2024 में समय सीमा तय नहीं थी, इसलिए केसेस लंबे चलते थे, और अब समय सीमा तय कर दी गई है। 2 महीने का समय तय कर दिया गया है। ये बिल आज लोकसभा में रखा गया है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार कह रही है कि चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं
एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। किरण जी, अब जो है विपक्ष की मांग और बढ़ गई है, अब अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। अब देखिए, सीधे तौर पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की मंशा बड़ी साफ है, लेकिन अगर इस पर चर्चा से विपक्ष भागेगा तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहा है या फिर गोलपोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब सदन में तो हंगामा लगातार हो ही रहा है, संसद भवन के बाहर भी किस तरीके का हंगामा हो रहा है वो आपको बताती हूँ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी प्रदर्शन कर रही हैं। विपक्षी सांसद 3 मुद्दों का पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। पहला वोट चोरी, दूसरा पेपर चोरी और तीसरा चढ़ावा चोरी। प्रधान झांकी है, धर्मेंद्र प्रधान बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, बाकी है, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, बाकी है। पीएम मोदी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। अब देखिए, इस बीच राहुल गांधी ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली तो बिहार में स्टूडेंट्स पर AK-47 से फायरिंग हुई। सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR दर्ज की गई। राहुल ने आगे लिखा है कि सरकार ने वादा किया था कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाई जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह को भी लेटर लिखा था। राहुल ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर इस हिंसा की जवाबदेही तय करने की मांग की है। लेटर में राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे हैं। पहला, दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? दूसरा ये कि सादे कपड़ों में लाठी चलाने वाले कौन थे? तो अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद विपक्ष गृह मंत्री से सवाल जवाब कर रहा है, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसी मसले पर सदन की कार्रवाई फिर नहीं चल पा रही है। अब सवाल यह है कि पहले वो विपक्ष जो कहता था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बात करेंगे, आज वो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? ऐसे में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, संबित पात्रा ने कहा। राहुल का AK-47 से गोली चलाने वाला आरोप गलत है। देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी, संबित पात्रा ने कहा।
बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। विपक्ष के बीच में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है उसका एक एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां यूपी में नया जंतर मंतर बहुत तेजी से तैयार किया जा रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनको 27 जीतने का आखिरकार फॉर्मूला मिल गया है। नए जंतर मंतर के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद, यूपी से विधायक, मुंबई से सपा विधायक जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर भीड़ इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भेजा जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तैयार हैं नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए, और नकल के नाम पर जो अकल लगा रहे हैं उनको करारा जवाब देने के लिए भी। यूपी का जंतर मंतर का तंत्र योगी के पास ही रहेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर नकल माफिया है। माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। अखिलेश यादव के टारगेट पर सरकार है। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम वोट है। जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंतर पड़ा कि मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। जंतर मंतर पर ऐसा मंतर पड़ा जा रहा था कि हैदराबाद और मुंबई में ये जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, मैं तौबा ही कर सकता हूं। जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इजहार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है। जंतर मंतर का धरना खत्म हो गया है, लेकिन यूपी में अब पूरा फोकस जंतर मंतर वाले चुनावी तंत्र पर ही है। योगी विरोधी दिल्ली से नया फॉर्मूला यूपी लेकर आ रहे हैं। अखिलेश, राहुल, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, हर किसी को यूपी में छात्र और जंतर मंतर नजर आ रहा है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। दिल्ली में जो कानून बनेगा, जो एक्शन होगा, उसका एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ ने पहले ही यूपी को दिखा दिया है। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी
और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। दिल्ली के जंतर मंतर में समाजवादी पार्टी का तंत्र सुपर एक्टिव था। अखिलेश ने संसद से लेकर सड़क तक जेन जी प्रोटेस्ट में लीड ली। जंतर मंतर में डिंपल यादव ने सीधे जेन जी से कनेक्ट किया। जंतर मंतर को अखिलेश यादव अपनी जीत बनाना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर इंपैक्ट को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। यूपी में जंतर मंतर वाला फॉर्मूला जौहर यूनिवर्सिटी में आजमाना शुरू भी हो गया है। बचा लो जौहर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इल्म की रोशन पहचान है, हजारों सपनों की ये मंजिल, हर छात्र की ये जान है। मत मिटने दो ये तालीम का घर, हर आवाज अब होगी बेअसर नहीं, शांति से हम अपनी बात कहेंगे, इल्म की ये शमा ना बुझने दे। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धरना शुरू हो गया। छात्र संगठन, नेता, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भीड़ इकट्ठा करने के काम में जुट गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, इतना ज्यादा हो सके इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो, ताकि यहाँ के लोगों की हिम्मत बढ़े और लगे कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मैं भी यहाँ आया हूँ इसी मकसद से कि किस तरीके से रामपुर के अंदर ये जो सुनहरा गुलदस्ता खड़ा हुआ है ये उजड़े ना, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के आंदोलन का नामकरण भी कर दिया है। नाम दिया है शिक्षा की रक्षा का आंदोलन। अखिलेश को भरोसा है उनका यह आंदोलन जरूर जीतेगा। जिस वक्त यूपी और पूरे देश की नजर जंतर मंतर पर थी, उस वक्त अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी में यूपी का जंतर मंतर तैयार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने स्टार नेता, सांसद, विधायकों सबको जौहर यूनिवर्सिटी भेजना शुरू कर दिया। जौहर यूनिवर्सिटी का पारा धीरे धीरे ही सही लेकिन चढ़ने जरूर लगा है। हम यहाँ आज रामपुर में आए हैं। यहाँ पर एक जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का नोटिस दिया गया था। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर 10-12 सांसद हम लोग आए थे और पहले यूनिवर्सिटी गए। सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और यही हमारी मांग है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत डिसीजन लिया जाए। इस सरकार ने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। इन्होंने 25,000 स्कूल जरूर बंद किए हैं। तो आज अगर एक यूनिवर्सिटी खड़ी है यहाँ पर, उसको तोड़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को नहीं देगी। जंतर मंतर का धरना खत्म जरूर हुआ, लेकिन इसकी तपिश को अखिलेश यूपी में जरूर बरकरार रखेंगे। यूपी चुनाव में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक असरदार मुद्दा बन रहा है, जिसका अंदाजा योगी को भी है। वो भी सीधे छात्रों से बात कर रहे हैं। एक बड़ा तबका युवा का, यूथ का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, लगभग 60% तबका ऐसा है जो आज के दिन पे अपना स्मार्टफोन देख करके तय करता है कि स्मार्टफोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वह व्यक्ति देश और दुनिया के बारे में जानकारी ले रहा है। अब आप सोचो, उस स्मार्टफोन पे जो मटेरियल है न्यूज के रूप में, व्यूज के रूप में,
जिन लोगों ने ज्यादा कंटेंट डाले होंगे, जिन लोगों ने ज्यादा मटेरियल डाल दिए होंगे, वो छात्र उसी को सच मान लेगा। ये जरूरी नहीं कि वो सच हो, ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना करके भी कोई व्यक्ति कैसे समाज में विद्वेष पैदा कर सकता है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे। सही तथ्य की जानकारी न होने के नाते और सेल्फ अनुशासन न होने के नाते अक्सर अव्यवस्था और अराजकता का शिकार पूरा सिस्टम होता है, और पूरा सिस्टम जब अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता है तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। यूपी में अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी कमजोरी कहें या मजबूरी कहें, वो योगी के खिलाफ सॉलिड मुद्दा नहीं था। अखिलेश जिन मुद्दों को चुनावी एजेंडा मानते हैं वो पहले से योगी के पक्ष में होते, लेकिन इस बार अखिलेश को लग रहा है छात्र आंदोलन से उनको लखनऊ का रास्ता मिल सकता है। यूपी में 18-19 साल के 17,63,360 वोटर्स हैं। 20 से 29 साल के वोटर्स की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यूपी चुनाव में 18 से 29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी 24% तक है। 2027 में इस वोटर्स पर अखिलेश की खास नजर होगी। यही वजह है जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश की सियासी सेना इसी काम में जुटी हुई है। हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात होती है तो यकीन जानिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है वो। उनसे बात हुई, अखिलेश भाई क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे बहुत देर तक समझाया और कहा कि इस यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज किया जा सकता है, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये कानून में है। जिस तरह से हिंदुस्तान में कई हजार बिल्डिंगें ऐसी है जिसका परमिशन नहीं है, यहाँ तक उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीएम हाउस जो चीफ मिनिस्टर हाउस है लखनऊ में, जरा उसका परमिशन लाकर दिखा दो तो हम समझे। लेकिन ये एक राजनीतिक कंपटीशन, दुश्मनी की वजह से ये हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आड़ को छोड़ दीजिए, अपनी जिद को छोड़ दीजिए और आप जो है इस यूनिवर्सिटी को तरक्की की तरफ ले जाइए। अगर जिस मुल्क में पढ़े लिखे नहीं लोग होते हैं लोग, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता है। यूपी में अखिलेश का नया स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कितना काम आएगा, इसका सही आकलन अभी से लगाया जा रहा होगा। लेकिन इतना जरूर है, 2024 के पेपर लीक के बाद यूपी में किसी एग्जाम में एक सवाल तक लीक नहीं हो पाया। पिछले 2 साल में यूपी में 15 से ज्यादा सरकारी नौकरी वाली परीक्षाएं हुई, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई परीक्षाएं, आरओ एआरओ प्रारंभिक पुनर्परीक्षा, यूपी पीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं शामिल हैं। लेकिन किसी का भी पेपर लीक नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने 2024 में वादा किया था, यूपी में नकल माफिया का सिंडिकेट नहीं बचेगा। जो भी नकल माफिया के नेटवर्क में शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 2 साल में योगी ने ये करके दिखा दिया है। नकल माफिया पर पिछले 2 साल में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। नकल माफिया के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे डाला गया। नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। नकल माफियाओं पर बुलडोजर से एक्शन हुआ। नकल माफियाओं की संपत्ति कुर्क और जब्त हुई। उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माना का कड़ा कानून बनाया गया। लखनऊ हो या फिर दिल्ली, हर किसी का लक्ष्य एक ही है, नकल माफिया मिट्टी में मिलेगा। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने
कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। अखिलेश यादव का पूरा फोकस इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी पर है, तो योगी आदित्यनाथ का फोकस यादव लैंड पर आ गया है। मैनपुरी, सैफई, इटावा में योगी अखिलेश के वोटर्स को समाजवादी पार्टी का सच बता रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहन और भाइयों, आज मयन ऋषि और चवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी कोने में जाता है और अगर वह अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। यूपी में एक मुकाबला सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच में है, दूसरा मुकाबला अखिलेश और ओवैसी के बीच शुरू हो गया है, और हर किसी का चुनावी एपिसेंटर युवा ही है। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। अखिलेश जौहर यूनिवर्सिटी वाले तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अखिलेश यादव यूथ वोट और मुस्लिम वोट का कॉम्बो तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव का दांव अच्छा है, बस जब तक ओवैसी अखिलेश का सच मुस्लिम मोहल्लों को बताना ना शुरू करते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी का एक और एंगल है जो अखिलेश छिपाएंगे और ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कानून का हवाला दिया, कहा कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया।
अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है। यूपी में ओवैसी की एंट्री ने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह से ओवैसी का मुस्लिम मोहल्लों में स्वागत हो रहा है, जिस तरह से ओवैसी को सुनने के लिए मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस तरह से ओवैसी का समर्थन बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। अरे तुम खुला बोल दो कि तुम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चमचागिरी करने की कसम खाए हो जिंदगी भर। तो मुस्लिम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खराब करने की कसम खाए हो। बता दो, तुम बताओ तुमने क्या हासिल किया। अरे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन ओवैसी पर गाली देते। अरे रखो गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मगर याद रखो तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। ओवैसी मुरादाबाद में बोल रहे थे, लेकिन उनको पूरा रामपुर सुन रहा था। मुरादाबाद से रामपुर की दूरी 28 किलोमीटर की है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि अब यह मुस्लिम यूथ और मुस्लिम वोट से कनेक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। रामपुर जिले में 51% मुस्लिम आबादी है। रामपुर शहर में 70% मुस्लिम आबादी है। रामपुर सीट से AIMIM ने 2022 में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन आसपास की सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार जरूर उतारे थे। इस बार ओवैसी ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा सपा के वोट ही कटेंगे।